हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ सोर्स कन्वर्जन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया। अभी मैं उसमें बहुत सारे बातें करूंगा कि डिपेंडेंट के लिए सोर्स कन्वर्जन होता है कि नहीं, इंडिपेंडेंट के लिए होता है कि डिपेंडेंट के लिए होता है, कब डिपेंडेंट के लिए करोगे, कब इंडिपेंडेंट के लिए करोगे, वो सब के बारे में अभी आइडिया दूंगा। अभी मैंने बहुत बेसिक बातें किया है कि सोर्स कन्वर्जन क्या है और सोर्स कन्वर्जन कैसे किया जाता है, राइट। तो आगे हम लोग देखते हैं। जस्ट हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लॉस देख लेते हैं, जैसे आपका केसीएल केवीएल लॉ है, उसके बारे में बातें कर लेते हैं। जब अभी हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन लेंगे तो वहां पे और डिटेल में देखेंगे कि किसका सोर्स कन्वर्जन पॉसिबल है, डिपेंडेंट का कब कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, ये सब के बारे में मैं बातें करूंगा। तो अभी हम लोग बेसिक देख लेते हैं, यहाँ पे केसीएल और केवीएल के बारे में स्टडी कर लेते हैं, राइट। तो चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग एक बार, किरचॉफ्स लॉ। हेडिंग डालो आप लोग सभी लोग, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। सो दिस इज जस्ट हेडिंग ना, किरचॉफ्स लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स ने दो लॉ आपको दिया था, दो लॉ प्रपोज इन्होंने किया हुआ था। फर्स्ट लॉ आपके पास था केसीएल, जिसको आप लोग बोल देते हो। फर्स्ट लॉ आपके पास होता है केसीएल और सेकंड आपके पास होता है केवीएल, है ना। सेकंड आपके पास होता है केवीएल। व्हाट डू मीन बाय केसीएल? केसीएल का मतलब क्या है? सेकंड आपके पास होता है केवीएल। यहां पे मैं केसीएल की बात करूं तो किरचॉफ्स का करंट लॉ, सी मतलब करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ। केवीएल है ना, यहां पे मैं बोल दूं केवीएल तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करंट लॉ, वोल्टेज लॉ। दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन नोड, ये नोड के लिए एप्लीकेबल होता है, किसी नोड के लिए एप्लीकेबल होता है। एंड दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लूप बोल देता हूं मैं, ठीक है, एनी क्लोज्ड लूप। अब लूप मेश कुछ भी हो सकता है, ये नोड के लिए एप्लीकेबल होता है, वो लूप के लिए एप्लीकेबल होता है। तो केसीएल केवीएल लॉ के बारे में हम लोग कंप्लीटली देखने वाले हैं कि कैसे करंट के लिए उन्होंने लॉ दिया, कैसे वोल्टेज के लिए उन्होंने लॉ दिया, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे केसीएल के बारे में बात कर देता हूँ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो केसीएल के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा नोड के बारे में बातें करता हूं कि नोड हमारे पास क्या होता है। नोड है ना, तो जंक्शन ऑफ ब्रांच इज कॉल्ड द नोड। नोड किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोल देते हैं जंक्शन ऑफ ब्रांच। क्या बोला मैं? जंक्शन ऑफ ब्रांच। जंक्शन ऑफ ब्रांच इज कॉल्ड नोड। जंक्शन ऑफ ब्रांच इज कॉल्ड नोड, ठीक है। ब्रांच के जंक्शन को नोड बोलते हैं। नोड का क्लासिफिकेशन आप करते हो तो ये जो नोड होता है वो आपका दो टाइप का होता है। एक आपके पास होता है सिंपल नोड, हम लोग जैसे कि पहले पढ़ भी चुके हैं, ये हमारे पास होता है सिंपल नोड, और ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल नोड, ठीक है। ये होता है जंक्शन ऑफ ओनली टू ब्रांच। ये क्या होता है आपका? जंक्शन ऑफ, ये क्या होता है आपका? जंक्शन ऑफ ओनली टू ब्रांच। जंक्शन ऑफ ओनली टू ब्रांच, जंक्शन ऑफ ओनली टू ब्रांच इज कॉल्ड सिंपल नोड, जंक्शन ऑफ ओनली टू ब्रांच इज कॉल्ड द सिंपल नोड। ओके, जंक्शन ऑफ ओनली टू ब्रांच इज कॉल्ड द सिंपल नोड। एंड यहां पे मैं बोलूं जंक्शन ऑफ मोर देन टू ब्रांच, जंक्शन ऑफ, लिखते जाओ इसको, अपनी कॉपी में लिखते जाइए सभी लोग। सो जंक्शन ऑफ मोर देन टू ब्रांच, जंक्शन ऑफ मोर देन टू ब्रांच, जंक्शन ऑफ मोर देन टू ब्रांच, जंक्शन ऑफ मोर देन टू ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल नोड, ठीक है। तो इसको नोट करो। ओके, अब मैं यहां पे केसीएल की बात करूं तो आप सिंपल नोड में भी लगा सकते हो, प्रिंसिपल नोड पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी केसीएल आप लगा सकते हो, ठीक है। तो केसीएल किसके लिए एप्लीकेबल होता है? नोड के लिए होता है। सिंपल, तो नोड क्या होता है सभी लोगों को एक बार आइडिया हो गया। अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं केसीएल, ठीक है, किरचॉफ्स का करंट लॉ। व्हाट डू मीन बाय केसीएल? केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब चलिए केसीएल लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या स्टेटमेंट बोलते हैं। फॉर एनी लम्ब्ड नेटवर्क, फॉर एनी, ऐसा लिख लो, फॉर एनी लम्ब्ड। अब लम्ब्ड मतलब जिसको फिजिकल सेपरेट आप कर सकते हो, है ना। तो फॉर एनी लम्ब्ड नेटवर्क,
है ना, फॉर एनी लम्प्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क, फॉर एनी लम्प्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम, at any time t, for any lumped electric network at any time t, the algebraic sum of current, the algebraic sum of current, the algebraic sum of current, the algebraic sum of current at any node, the algebraic sum of current at any node, at any node is always be equal to 0, is always be equal to 0, is always be equal to 0। मतलब यहां पे करंट का अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट बोल दिया, मतलब करंट का जो अल्जेब्रिक सम है, करंट का जो अल्जेब्रिक सम है ना, किसी भी नोड पे वो हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नोड पे जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है उन सब का सम करोगे तो उसका इक्वल टू आपको 0 मिलेगा, उसके इक्वल में आपको 0 ही मिलेगा। मतलब आने वाली करंट और जाने वाली करंट का अल्जेब्रिक सम 0 होता है। ठीक है, तो अभी और इसको मैं क्लियर करता हूं। व्हाट डू मीन बाय अल्जेब्रिक सम? कई लोग को अल्जेब्रिक सम का मतलब समझ में नहीं आता। यहां पे मैंने अल्जेब्रिक सम क्यों बोला, अल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है? हाँ, इस अल्जेब्रिक सम का मीनिंग कई लोग को समझ में नहीं आता। अल्जेब्रिक सम का मीनिंग ये होता है सम ऑफ क्वांटिटी विद देयर साइन, आइदर वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो तो लिख लो सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी वोल्टेज करंट कुछ भी, इसके लिए मैंने अल्जेब्रिक सम यूज किया तो करंट के लिए किया। केवीएल में जब मैं अल्जेब्रिक सम टर्म्स यूज करूंगा तो वोल्टेज के लिए करूंगा। तो व्हाट डू मीन बाय अल्जेब्रिक सम? तो अल्जेब्रिक सम आपको क्लियर होना चाहिए, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी विथ साइन, sum of quantity with sign, either it is positive, either it is positive और नेगेटिव, मतलब कुछ भी हो, क्वांटिटी कुछ भी हो, जब वो प्लस हो माइनस हो सबको आप जोड़ोगे, है ना, तो उसी को अल्जेब्रिक सम बोल देते हैं। चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी साइन हो, उन सब को आप जोड़ दोगे तो दैट इज अल्जेब्रिक सम। ओके, उसी को हम लोग अल्जेब्रिक सम यहाँ पे बोल देते हैं। उसके क्वांटिटी के साथ सम करना, मतलब उसके साइन के साथ क्वांटिटीज को सम करना, ये अल्जेब्रिक सम होता है। तो ये हमने बोल दिया कि किसी भी नोड पे करंट का अल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है ना। या फिर आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, किसी भी नोड पे जितने भी इनकमिंग करंट है ना, अल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग, है ना, अल्जेब्रिक सम ऑफ, यहां पे ऐसे लिख लो, अल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ, प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट एनी नोड इज ऑलवेज बी इक्वल टू 0 होगा, इज ऑलवेज बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक, ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसको हम लोग और लिख देते हैं, और क्या लिख सकते हैं, देखिए, मान लो तुम्हारे पास कोई नोड है, मैं बोला कि मान लिया जाए ये हमारे पास कोई नोड है, ये हमारे पास कोई नोड है, तो इस नोड पे बहुत से करंट आएंगे जाएंगे। लेट अस कंसीडर कि ये करंट इस नोड पे, ये करंट इस नोड पे, लेट अस कंसीडर कि उस नोड पे ये करंट आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेट से ये जा रहा है ना, ये भी और ये भी इस तरीके का कनेक्टेड है। ये कोई नोड है, चलो मैं यहां पे एक नोड बना देता हूं, ये आ रहा बात समझ में। तो यहां पे देखना, अभी बहुत सी इसमें बातें करूंगा मैं, यहां पे देखते रहिए। मान लिया जाए कि ये तुम्हारे पास I1 इनकमिंग करंट है, ठीक, ये I2 आपके पास आउटगोइंग करंट है, ये आपके पास I3 इनकमिंग करंट है, ये आउटगोइंग करंट है और ये भी आउटगोइंग करंट है। ओके, और ये क्या है तुम्हारे पास, दिस वन इज योर नोड, ये तुम्हारे पास नोड है, ये क्या है, नोड है। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं, नोड डिफाइन कर देता हूं। ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास है नोड, इसको मैंने नोड बोल दिया। ठीक, ये नोड है। ओके, तो नोड को जस्ट, मैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि उसको करंट मत समझ लेना, ये डॉटेड से इसको शो कर देता हूं। ये मेरे पास नोड को शो करने के लिए मैंने एक लाइन यूज किया है। ठीक, ये एक नोड है। तो नोड पे कोई करंट आ रहा है, कोई करंट जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, अल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट, या फिर मैं क्या बोलूंगा, लेट से साइन की मैं बात करूं यहां पे, तो साइन की मैं नोड पे आने वाले करंट को, मतलब इनकमिंग करंट को
फर्स्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यदि मैं साइन की बात करूँ तो यदि मैं यहाँ पे इनकमिंग करंट की मैं बात करूँ, इनकमिंग करंट की मैं बात करूँ तो इनकमिंग करंट के जो साइन है उसको मैं नेगेटिव लूंगा, और सेकेंड मैं यहाँ पे आउटगोइंग करंट की बात करूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, आप फ्री हो, लेकिन मैं इनकमिंग करंट को नेगेटिव लेता हूं और आउटगोइंग को पॉजिटिव लेता हूं, ठीक है। तो आप फ्री हो, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन स्टाइल एक ही यूज करना, ठीक। आउटगोइंग करंट की मैं बात करूं, यहां पे आउटगोइंग करंट की मैं बात करूं तो उसके साइन को मैं पॉजिटिव लेता हूं। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया, थोड़ा सा जो मैं यूज करता हूं, मेरा जो स्टाइल है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन को यहाँ पे लिख दिया है। इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सब चीज लूंगा, फिर इनकमिंग करंट को नेगेटिव लूंगा, आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव लूंगा। तो सारे करंट का अलजेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए नोड इज ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिखना चाहूंगा, तो इनकमिंग करंट मेरे पास क्या है, I1 है, ये माइनस का क्या हो जाएगा I1 इनकमिंग होने के कारण। आउटगोइंग करंट क्या है मेरे पास, I2 है, तो ये प्लस का I2 हो गया। इनकमिंग करंट क्या है, I3 है, तो ये माइनस का I3 हो गया। आउटगोइंग करंट क्या है, I4 है, तो ये प्लस का I4 हो गया। आउटगोइंग करंट I5 है, तो ये प्लस का I5 ऑलवेज भी इक्वल टू जीरो। ये सबका अलजेब्रिक सम मैंने किया, सबका अलजेब्रिक सम किया तो इक्वल में मुझे जीरो मिलेगा, है ना। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या है, माइनस प्लस साइन के साथ जोड़ना, दैट इज योर अलजेब्रिक सम, ओके, है ना। एडिशन ऑफ करंट विद देयर साइंस, है ना, उसको हम लोग उसका अलजेब्रिक सम बोलते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लेट्स से जीरो के राइट हैंड साइड में मैं लेके जाऊं माइनस I1 I3 और इसको नेगेटिव वाले को, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, इसको जस्ट मैंने लिख दिया I1, मैंने लिख दिया इसको I3 इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया इसको I2, मैंने लिख दिया इसको I3, मैंने लिख दिया इसको I2, I3 तो इधर लिख दिया, I4 और यहाँ पे ये हो जाएगा I5। क्लियर है। तो I1 प्लस I3 ये मेरे पास क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट, ये मेरे पास इनकमिंग करंट का अलजेब्रिक सम हो गया, इज इक्वल टू, यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। इसका मतलब किसी भी नोड पे अलजेब्रिक सम का इनकमिंग करंट हमेशा अलजेब्रिक सम के आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नोड पे आने वाली करंट का अलजेब्रिक सम और उस नोड से जाने वाली करंट का अलजेब्रिक सम जीरो होगा, इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितना करंट किसी भी नोड में आएगा उतना करंट वापस चला जाएगा। नोड कभी भी एक्यूमुलेट नहीं करता चार्ज का, जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला जाएगा। नोड कभी भी चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं करेगा, स्टोर नहीं करेगा या फिर जो भी कंज्यूम नहीं करेगा। सो दिस इज, ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केसीएल, ठीक। और बात करते हैं केसीएल के बारे में। तो केसीएल क्या बताता है, किसी भी नोड पे जितना करंट आएगा उतना करंट चला जाएगा, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। या फिर किसी भी नोड में करंट का अलजेब्रिक सम करोगे, सारे करंट को जोड़ोगे तो अलजेब्रिक सम जीरो मिलेगा। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए डेफिनेशन वाइज, ओके। चलो अब इसमें ये जो केसीएल है, इस केसीएल में और हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, तो यहां पे क्या लिखा, जस्ट आप देख पा रहे हो, जस्ट मैं यहां पे लिखना चाहूं इसको इस तरीके से, इस तरीके से ये कॉपी यहां पे लिख देता हूं। और क्या क्या मैं बातें कर सकता हूं, देखिए यहां पे लेट अस मैंने लिखा I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4 इक्वल टू I5 प्लस I5, ओके। तो यहां से को नोट करना चाहूं, अब मैं क्या जानता हूं, वी नो दैट करंट I इज इक्वल टू dq by dt, we know that current I is equal to dq by dt. This is the basic formula of current. We know that current I is equal to dq by dt. Okay. अब इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो let us consider, यहाँ पे मैं पुट करूं तो मेरे पास क्या है, करंट I1 को अब क्या लिखूंगा मैं, चार्ज तो भाई कोई भी कंडक्टर है, t टाइम की बात करो तो टाइम तो मेरा कांस्टेंट है, उसी टाइम पे जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है उसी का तो अलजेब्रिक सम करो, तो t मेरा कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग चार्जेस आ रहे हैं, अलग अलग करंट है, मतलब डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट करंट मीन डिफरेंट चार्जेस। इसका मतलब मैं क्या लिख दूं कि I1 है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसके जगह में dq1 डिवाइडेड बाई dt, t टाइम की बात कर रहा हूं मैं, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, dq3 डिवाइडेड बाई यहां पे मैं लिखूंगा dt, ठीक, इज इक्वल टू, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, dq2 डिवाइडेड बाई dt प्लस यहां पे मैं लिख सकता हूं dq4 डिवाइडेड बाई dt प्लस यहां पे मैं लिख सकता हूं dq5 डिवाइडेड बाई dt, ओके।
सो डी बाई डी टी सब तरफ से कॉमन आ गया, तो दिस इज द डी बाई डी टी, और ये मेरे पास हो जाएगा Q1 प्लस ये मेरे पास Q2 प्लस ये मेरे पास Q3, और यहाँ पे भी आपका डी बाई डी टी कॉमन आ गया, तो दिस इज योर डी बाई डी टी, और यहाँ से आप लिख सकते हो Q2 प्लस Q4 प्लस Q5. So in this way d by dt and d by dt both sides of the equation will be the cancel. ठीक, d by dt लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में d by dt आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास बच गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू, दोनों तरफ क्या आ गया 1 3 आ गया, इधर मैंने 2 लिख दिया है, उसको जस्ट मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा, इसको जस्ट मैं हटा देता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा Q3. अब ठीक है, Q2 Q4 इधर आ गया, तो हियर आल्सो आई एम रिमूविंग दिस, तो ये मेरे पास हो जाएगा Q3 इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा Q2 प्लस Q4 प्लस Q5. इसका मतलब चार्ज का अल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज, इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग चार्ज होगा. इसका मतलब किसी भी नोड में जितना चार्ज मेरे पास आएगा या जितना इलेक्ट्रॉन मेरे पास आएगा, उस नोड से उतना ही इलेक्ट्रॉन जाएगा. इसका मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो नोड है वो कभी भी चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं करता, है ना. नोड नेवर बी एक्यूमुलेट टू द चार्ज, है ना. नोड डू नॉट एक्यूमुलेट द चार्ज, तो मैं क्या लिखूंगा, नोड डू नॉट एक्यूमुलेशन बोलते हो ना, है ना, डू नॉट एक्यूमुलेट टू द चार्ज. That means it follow the conservation of charge. That means it follow the conservation of charge. That means KCL. That means it follow the conservation. नोड जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है. ये KCL जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है. इट फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज के कंजर्वेशन को फॉलो करता है ना. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है. जैसे आप जेईई का एग्जाम देते हो तो ये क्वेश्चंस को पूछ दिया जाता है, कौन सा लॉ जो होता है वो फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, तो KCL लॉ फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो इसको आप जस्ट यहां पे नोट डाउन करके रखो. ठीक, तो ये 2 पॉइंट आपको मिल गया. जब ये 2 पॉइंट आपको मिल गया तो इसी को मैं इधर लिखता हूं अच्छे से, ताकि और इसमें मैं ऐड कर सकूं. चलो यहां पे लिख लेता हूं. तो KCL के बारे में क्या क्या पॉइंट हम लोग जान रहे हैं. फर्स्ट ये देखो, नोड डू नॉट एक्यूमुलेट टू द चार्ज, है ना, इट फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये 2 पॉइंट हो गया. तीसरा पॉइंट यहां पे देखो, थर्ड पॉइंट मेरे पास, थर्ड पॉइंट है ना, KCL लॉ जो होता है ना वो टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता. तो KCL डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एलिमेंट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एलिमेंट्स. मतलब है टाइप ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करता. मतलब KCL लॉ जो होता है वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे एलिमेंट का टाइप कुछ भी हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, बाइलेटरल हो, यूनिलेटरल हो, लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके बारे में बात करूंगा, टाइम वेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट हो, सबके लिए KCL लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल होता है ना. तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एलिमेंट. दैट मीन्स इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट. दैट मीन्स लीनियर, इसका मतलब यह हुआ कि सबके लिए एप्लीकेबल होता है. लीनियर के लिए भी एप्लीकेबल होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होता है. ठीक है, सेकंड यहां पे मैं लिख देता हूं लीनियर, नॉन लीनियर. थर्ड मैं लिख देता हूं, यहां पे सेकंड लिख देता हूं एक्टिव और पैसिव. इसके लिए भी एप्लीकेबल होता है. मैं लिख देता हूं यहां पे बाइलेटरल, यूनिलेटरल, इसके लिए भी एप्लीकेबल होता है. मैं लिख देता हूं यहां पे आपका फोर्थ लिख देता हूं टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट. तो टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट सबके लिए ये जो है एप्लीकेबल होता है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है.
अब बात आती है सर ये लम्प्ड के लिए एप्लीकेबल होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए एप्लीकेबल होता है, तो यस है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नोट करके लिखो यहाँ पे केसीएल एंड केवीएल, किरचॉफ्स लॉ, मैं लिख देता हूं केसीएल एंड केवीएल, केसीएल एंड केवीएल ओनली एप्लीकेबल फॉर लम्प्ड इलेक्ट्रिक लम्प्ड एलिमेंट, है ना। तो केसीएल एंड केवीएल दिस लॉस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर for lumped element, not applicable for distributed element, not applicable for distributed। अरे भाई डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब दिख ही नहीं रहा है कि कौन सा एलिमेंट कहां पे है, आप कैसे लगाओगे वहां पे, तो नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो मैंने क्या क्या बताया, चार्ज का एक्यूमुलेट नहीं करता, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है ना। केसीएल लॉ जो होता है वो टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, सबके लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे एलिमेंट मेरा लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, बाइलेटरल हो, यूनिलेटरल हो, टाइम वेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट हो, सबके लिए एप्लीकेबल होगा, टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे फिर मैंने लिखा कि केसीएल एंड केवीएल लॉ जो होता है वो ओनली एप्लीकेबल होता है फॉर लम्प्ड एलिमेंट, दैट मींस जिसको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, ओके। और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ केसीएल एंड केवीएल। और ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखाया सबके लिए वैलिड है, ये इधर जो पॉइंट मैंने लिखाया, ये तीसरे के बाद जो मैंने पॉइंट लिखाया, ये सबके लिए वैलिड है, सबके लिए इन द सेंस केसीएल के लिए भी और केवीएल के लिए भी। तो अलग से केवीएल के लिए इसी पॉइंट को फिर से लिखने की नीड नहीं है, केवीएल के लिए आप जस्ट इसको कॉपी कर सकते हो, ओके। केवीएल के लिए आप सभी लोग इसको जस्ट कॉपी कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यदि कोई मान लो तुम्हारे पास इस तरीके का, यदि कोई मान लो तुम्हारे पास इस तरीके का नोड है, ये कोई नोड हो गया, और इस नोड से बहुत से एलिमेंट इस तरीके से कनेक्टेड है। सपोज यहां पे मैं बोल दूं, सपोज यहां से मैं बोल दूं, ध्यान से देखना आप लोग यहां से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कनेक्टेड है, इंडक्टर कनेक्टेड है, पैसिव एलिमेंट है, ये पैसिव एलिमेंट हो गया, ठीक। इसी नोड से क्या कनेक्टेड है, इसी नोड से आपके पास कोई सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज योर करंट सोर्स, ये एक्टिव एलिमेंट हो गया। इसी नोड के साथ आपके साथ क्या कनेक्टेड है, इसी नोड के साथ आपके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूं, इसी नोड में मैं कनेक्ट कर देता हूं वोल्टेज सोर्स। सो दिस इज योर वोल्टेज सोर्स ना, ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है। दिस इज योर वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, ये भी कनेक्टेड है। इसी नोड के साथ आपका डायोड कनेक्टेड है, तो डायोड किस टाइप का एलिमेंट है वो भी आपको पता है ना, पैसिव एलिमेंट है, ठीक, सॉरी एक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे यदि मैं डायोड कनेक्ट कर दूं, इस तरीके का मैं डायोड कनेक्ट कर दूं, इस तरीके का मैं डायोड कनेक्ट कर दूं, ये ठीक, और कुछ कनेक्ट कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दिया मैं, है ना, ये मैं यहाँ पे कैपेसिटर भी कर दिया। तो इस तरीके का कुछ भी हो सबके लिए एप्लीकेबल है। आपके सर्किट में डायोड कनेक्टेड हो, चाहे आपका वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, कुछ भी हो ना, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है ये, ठीक है। ये नहीं कि भैया ये केवल लीनियर सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है, नहीं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो डायोड क्या है, आपके पास एक्टिव एलिमेंट है, डायोड आपके पास क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। ये देखो एक्टिव एलिमेंट, ये भी आपका सोर्स, ये भी एक्टिव है, ये भी तुम्हारा एक्टिव है ना। ये मान लो पैसिव इसको मान रहे हो, तो ये तुम्हारा पैसिव है, ये पैसिव है, ये भी तुम्हारे पास क्या है, पैसिव है, पैसिव है, ये भी तुम्हारे पास क्या है, मान लो पैसिव है, ये पैसिव है, और ये तुम्हारे पास एक्टिव है। तो देखो एक्टिव पैसिव सब कनेक्टेड है। और तुम देखोगे तो ये बाइलेटरल है कि यूनिलेटरल है, ये आप मान लो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो चलो डायोड जो है नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, तो दिस इज जो नॉन लीनियर, ठीक है। और मैं बोलूं कि ये बाइलेटरल है कि यूनिलेटरल है, तो डायोड आपका यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल है, ठीक है। और ये सब क्या है, देखो ये सब बाइलेटरल है, ये सब बाइलेटरल है। तो देखो सर्किट में नोड में, यहाँ पे नोड में कुछ भी कनेक्टेड है ना, तो यूनिलेटरल है, बाइलेटरल है, एक्टिव है, पैसिव, उस पे कहाँ फर्क पड़ रहा है, सबके लिए एप्लीकेबल है ना। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ का करंट यहाँ 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 यहाँ, इन सबका करंट का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं केसीएल लॉ।
आ रहा है बात समझ में? तो आप सभी को समझ में आया होगा कि केसीएल लॉ जो होता है वो टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। करंट का अलजेब्रिक सम किसी भी नोड पे 0 होता है, या फिर इनकमिंग करंट का अलजेब्रिक सम बराबर होगा आउटगोइंग करंट के अलजेब्रिक सम का, या चार्ज को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हो, है ना। और किसके लिए एप्लीकेबल होता है? नोड के लिए एप्लीकेबल होता है, ओपन टर्मिनल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये सब बातें केसीएल में किया जा सकता है। आया बात समझ में? ये सारे बातें केसीएल में किया जा सकता है। ओके, केसीएल में ये सब बातें किया जा सकता है। तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, नोट करो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग केसीएल केवीएल को कर लेते हैं, फिर बहुत से क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। तो बहुत से मैं क्वेश्चन अभी लूंगा, ठीक है। यहां पे एक सिंपल जैसे कि एग्जाम्पल लेना चाहूं मैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेना चाहूं मैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक सिंपल से एग्जाम्पल मैं लेना चाहूं। मान लो एकदम सिंपल से, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। तो मान लो ये तुम्हारे पास कोई करंट आ रहा है, ठीक है, और ये दो पार्ट में ऐसे बढ़ गया, फिर ये दो पार्ट में बढ़ गया, ठीक, फिर ये करंट जो है दो पार्ट में बढ़ गया इस तरीके से, ठीक, और ये फिर दो पार्ट में बढ़ गया, लाइक इस तरीके से। आ रहा है बात समझ में? इस तरीके से। और तुमको यहां पे दे दिया जाता है, तुमको यहां पे दे दिया जाता है कि तुम्हारे पास ये जो करंट है ना, वो तुम्हारे पास 20 एम्पियर है, ठीक है। यहाँ पे करंट तुम्हारे पास 1 एम्पियर है, यहाँ पे करंट तुम्हारे पास 1 एम्पियर है। तो ये निकल गया। अब ये तुम्हारे पास 1 एम्पियर चला गया, ये तुम्हारे पास चला गया 1 एम्पियर, तो ये निकल गया। अब यहाँ से आपके पास 2 एम्पियर मान लो आ जा रहा है, ठीक है, ये तो आ ही रहा है, तो ये निकल जाएगा। अब यहाँ से तुम्हारे पास 2 एम्पियर और आ जा रहा है, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा? तो इस तरीके से कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखोगे तो यहां पे आप केसीएल लगाओगे इस पॉइंट नंबर ए पे, फिर आप यहां पे केसीएल लगाओगे इस पॉइंट नंबर बी पे, फिर आप यहां पे केसीएल लगाओगे इस पॉइंट नंबर सी पे, फिर आप यहां पे केसीएल लगाओगे इस पॉइंट नंबर डी पे। तो आपको मिल जाएगा सारे वैल्यू। देखो, तो ए पे आप केसीएल लगाओगे ना, तो यहां का करंट पता है 20 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो सिंपल सी बात है, ये करंट आ रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो इन तीनों का सम इसके बराबर होगा। ए पे आप केसीएल लगाओगे तो ये करंट इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग का सम इसके बराबर होगा। तो 20 बराबर होगा 1 + 1 + ये आई का, करेक्ट। तो यदि मैं निकालूं तो 20 में 2 को डायरेक्ट माइनस कर दूं तो यहां का करंट मुझे मिल जाएगा। और कितना आएगा मेरे पास, वहां का करंट की बात करूं तो 20 में से 2 माइनस किया तो यहां पे देखो 18 एम्पियर आपका आंसर आ गया। एक केसीएल मैंने लगा दिया। मान लो मुझे दूसरा केसीएल लगाना है। अब मान लो ये 18 एम्पियर आ रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी आउटगोइंग है, तो इन तीनों का अलजेब्रिक सम इसके बराबर होगा। तो 18 में से 2 एम्पियर का फिर से करंट बाहर निकल गया। मान लो 18 लीटर 18 लीटर आपके पास वाटर आ रहा है, 1 लीटर इधर चला गया, 1 लीटर इधर चला गया, तो अब इसमें कितना जाएगा इस पाइप में? तो 18 में से 2 माइनस करोगे तो 16 लीटर का वाटर जो है बी से सी की ओर जाएगा। तो मैं बी पे नोड लगाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा यहां का करंट, दैट इज और 16 एम्पियर। अब देखो 16 एम्पियर सी पे आ रहा है और 2 एम्पियर और आ रहा है, तो टोटल आ कितना रहा है मेरे पास, इनकमिंग कितना है, 16 + 2 18 एम्पियर, 18 एम्पियर। अब 18 एम्पियर आ रहा है ये, तो टोटल ये 16 आया और ये 2 आया 18, तो इधर अब कितना जाएगा, 18 एम्पियर ही जाएगा। 16 आ गया, 2 आ गया 18, तो 18 एम्पियर अब इस पाइप में चला गया। आ रहा है बात समझ में? उस कंडक्टर में सी से डी की ओर चला गया। अब देखो ध्यान से, 18 एम्पियर सी से डी की ओर आ रहा है, मतलब डी नोड पे आपका आ रहा है 18, और 2 एम्पियर और आ रहा है कहीं और दूसरे पाइप से, तो 18 और 2 मिलके कितना बन गया बेटा? यहाँ पे केसीएल आप लगाओगे तो 20 एम्पियर। तो 20 एम्पियर इज योर आंसर। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी आपका सीरीज अभी आएगा, एक लेक्चर आएगा इसके टॉपिक के जस्ट बाद, वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का। ओके, क्या इतना सभी को समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि ये समझ में आ गया तो सो दिस इज ऑल अबाउट और केसीएल। अब मैं बातें करता हूं केवीएल के बारे में, ठीक है। अब मैं बातें करता हूं केवीएल के बारे में। चलो फटाफट यहाँ पे केवीएल के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। तो केवीएल मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल का मतलब होता है हमारे पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहां पे
केवीएल का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मैं बात करूं भाई, तो दिस इज एप्लीकेबल, जैसे मैं यहाँ पे किसके लिए एप्लीकेबल होता है, लूप के लिए एप्लीकेबल होता है। लूप मतलब क्या होता है, सिंपली क्लोज्ड पाथ होता है। लूप की बात करोगे तो तुम्हारे पास दो टाइप का एक लूप होता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट लूप, ठीक है। इंडिपेंडेंट लूप, एक इंडिपेंडेंट लूप होता है, और दूसरा तुम्हारे पास होता है डिपेंडेंट लूप। ओके, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लूप। देखो इंडिपेंडेंट लूप जो होता है ना, ये कितना भी हो सकता है ना, इंडिपेंडेंट लूप और डिपेंडेंट लूप। तो इंडिपेंडेंट लूप, द लूप देयर विच नो इनर लूप एग्जिस्ट, है ना। तो यहां पे कोई इनर लूप नहीं होता, नो इनर लूप। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, नो इनर लूप एग्जिस्ट, कोई भी इनर लूप एग्जिस्ट नहीं करता। इसको डिटेल में मैं बता चुका हूं, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट किसको बोलेंगे, द लूप इन विच इनर लूप एग्जिस्ट। ये डिपेंडेंट है इसीलिए, द लूप इन विच इनर लूप एग्जिस्ट, है ना, ऐसा लूप जिसमें इनर लूप जो है एग्जिस्ट करता है। तो ये इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कितना लूप यहां पे आपका होगा उसको इस फॉर्मूला से b-n+1 के फॉर्मूला से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लूप कितने होंगे, ठीक है। बट जो डिपेंडेंट लूप है हमारे पास, उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, वो कितना भी हो सकता है। ओके, सो देयर आर टू टाइप ऑफ लूप की मैं बात करूं तो मेरे पास दो बेसिक लूप होता है, एक आपका इंडिपेंडेंट लूप होता है, एक आपके पास डिपेंडेंट लूप होता है। इंडिपेंडेंट लूप किसको बोलते हो, ऐसा लूप जिसमें इनर लूप एग्जिस्ट करता है, द लूप इन विच इनर लूप एग्जिस्ट। एंड डिपेंडेंट लूप की मैं बात करूं तो हमारे पास ये उस लूप को बोलते हैं जिसमें कोई इनर लूप एग्जिस्ट नहीं करता। क्या इनर लूप है, कब एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता, सबको मैं डायग्राम के थ्रू पहले भी दिखा चुका हूं, तो बेसिक आपका क्लियर है। तो अभी मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले ही मैं सब चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं बेसिक टर्मिनोलॉजी में, ताकि यूज होता है करके। तो ठीक है यार, लूप के बारे में मुझे आइडिया हो गया। तो जो केवीएल है ना, वो क्लोज्ड पाथ में ही एप्लीकेबल होता है, चाहे आप इंडिपेंडेंट लूप बोलो या डिपेंडेंट लूप बोलो, कहीं पे भी आप लगा सकते हो, है ना। तो एक्चुअली बोला जाए तो केवीएल जो है लूप में ही, इंडिपेंडेंट लूप में ही लगता है, लेकिन जब आप उसमें मेश एनालिसिस पढ़ोगे तो मेश एनालिसिस जब पढ़ोगे तो मेश एनालिसिस कंप्लीट सर्किट में आपका लगेगा, ठीक है, कंप्लीट सर्किट में आपका लगेगा। तो ठीक है यार, अभी दोनों में लगता है ऐसा बोल दो, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को कि किस में लगता है करके, और तो जस्ट मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, है ना। तो केवीएल को कहीं जब बड़ा नेटवर्क में आप लगाने लग जाते हो तो उसी को मेश एनालिसिस बोल देते हो आप, और कुछ नहीं, ठीक। तो यहां पे आप क्या बोलते हो, यहां पे लूप बोल देते हो, और डिपेंडेंट लूप को ही आप क्या बोल देते हो, मेश बोल देते हो। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, यदि मैं क्लियर कर रहा हूं हर एक चीज को तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो लूप क्या होता है, अब उसमें आते हैं। लूप हमको समझ में आ गया कि भाई एक सिंपल क्लोज्ड पाथ है ना, उसी को लूप बोलते हैं। अब केवीएल क्या बोलता है, यहां पे देखो किरचॉफ ने क्या बोला, केवीएल क्या बोलता है, केवीएल आपके पास क्या होता है, किरचॉफ ने क्या बोला इसको लेकर के, है ना। तो फॉर एनी क्लोज्ड पाथ क्या बोला उन्होंने, फॉर एनी क्लोज्ड पाथ, या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लो, है ना। फॉर एनी लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, फॉर एनी लम्प्ड इलेक्ट्रिकल network, for any lumped electrical network at time t, at any time t, at any time t, the algebraic sum of voltage in any closed path is always be equal to 0. At any time t, the algebraic sum of voltage, the algebraic sum of voltage, है ना। For any lumped electric network at any time t, the algebraic sum of voltage at any closed path, the algebraic sum of voltage at any closed path is always be equal to 0, is always be equal to 0।
ये क्या को बताता है कि भाई किसी भी क्लोज्ड पाथ में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है ना। द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन क्लोज्ड पाथ ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, इसको बताता है ये। किसी भी लम्प्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क पे एट एनी टाइम टी, कोई टी टाइम पे, किसी लम्प्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क पे एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे वोल्टेज का अलजेब्रिक सम किसी भी क्लोज्ड पाथ में हमेशा जीरो होगा। ये बताता है आपका केवीएल लॉ। ओके, ये बताता है, ठीक, केवीएल लॉ ये बताता है। तो मान लो तुम्हारे पास एक क्लोज्ड पाथ है, इस तरीके से आपने एक लूप बना लिया ये, और यहां से आप क्या लिख लेते हो, लेट्स कंसीडर कि इस लूप में मान लो यहां पे तुम्हारे पास क्या है, यहां पे तुम्हारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, यहां पे 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 है, यहां पे है, यहां पे है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेस है। मान लो इन सारे वोल्टेज सोर्सेस का मैं अलजेब्रिक सम करूं, मान लो ये मैं इसका करूं, लेट अस कंसीडर कि मेरे पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, 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 ये बैटरी है सब मान के चलो, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। और लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ दिस इज योर प्लस माइनस, मान लो ये तुम्हारे पास V1 है, ठीक है, दिस इज योर प्लस माइनस, ये तुम्हारे पास क्या है V2 है, दिस इज योर माइनस, दिस इज योर प्लस, ये तुम्हारे पास V3 है, दिस इज योर प्लस माइनस, ये तुम्हारे पास V4 है, और मैं लिख देता हूँ दिस इज योर माइनस प्लस, ये तुम्हारे पास V5 है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज योर प्लस माइनस, ये तुम्हारे पास V6 है। तो जब मैं क्लोज्ड पाथ में देखूंगा, इस क्लोज्ड पाथ है, इस क्लोज्ड पाथ में मैं लिखना चाहूँ, यहाँ से मान लो मेरा लिखने का स्टाइल है और मैं लिखता हूँ, नोट करता हूँ यहाँ से। अब दो तरीके से लिख सकता हूँ। स्टाइल नंबर 1, लिखने का दो स्टाइल आपका हो सकता है, मेथड 1, बच्चों का लिखने का दो स्टाइल हो सकता है, लेकिन किसी भी एक स्टाइल को फॉलो करना, मैं जो फर्स्ट वाला स्टाइल है उसी को फॉलो करूंगा। मेथड नंबर 1 की बात करूंगा, यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा तो मैं नीचे के साइन से लिखना स्टार्ट करता हूं, तो माइनस से प्लस, तो मैं माइनस को लिखता हूं, ये मेरे पास हो गया माइनस का V1, फिर मैं इसका फिर से पहला साइन को ही लिखूंगा तो प्लस का ये मेरे पास हो जाएगा V2, फिर उसका फर्स्ट साइन माइनस का ये V3 हो जाएगा, फिर उसका फर्स्ट साइन प्लस का V4 हो जाएगा, फिर इसका फर्स्ट साइन माइनस का V5 हो जाएगा, फिर इसका फर्स्ट साइन प्लस का V6 हो जाएगा, और ये हो गया ना, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं इसको फिर से लिखना चाहूं, फिर से इसको लिखना चाहूं, इन सारे वोल्टेज का, किसी भी क्लोज्ड पाथ में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होता है, तो इन सारे वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होना चाहिए। फिर मैं इसको ठीक से लिखना चाहूं तो V1 को मैंने क्या लिख लिया, इस साइड में लेके आया तो प्लस हो गया, ये भी आपका V3 भी आपका प्लस हो गया, है ना, और ये भी आपके पास ये माइनस माइनस, ये V5 भी आपका प्लस हो गया, इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 प्लस V4 प्लस V6 लिख सकता हूँ। तो दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस, मतलब मेरे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइन मैं लिखना चाहूँ तो दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो किसी भी क्लोज्ड लूप में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होता है, तो ये आप 0 लिख सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ऐसे लिख सकते हो। किसी भी अलजेब्रिक सम में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0। किसी भी क्लोज्ड पाथ में, किसी भी क्लोज्ड पाथ में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या होता है, आपका 0 होता है, ये आप लिख सकते हो। किसी भी क्लोज्ड पाथ में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम करोगे तो ऑलवेज भी इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, ये बताता है आपका। तो ना केवीएल लॉ जो है वो वोल्टेज को डील करता है क्लोज्ड पाथ के लिए, और केसीएल लॉ जो होता है वो करंट को डील करता है किसके लिए, नोड के लिए। आ रहा बात समझ में। तो बेसिक डेफिनेशन यही सब है, ये सब आप नोट कीजिए अपने कॉपी में, ठीक। अभी और मैं बातें कर लूंगा इसके बारे में, मैं आप लोगों को अभी डिफरेंट बैटरीज वगैरह को कनेक्ट करके क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक बात। अब बाकी मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करना चाहूँ, कंक्लूजन पॉइंट्स की मैं बात करना चाहूँ, तो इसमें भी क्या क्या कंक्लूजन पॉइंट्स होते हैं, कंक्लूजन, है ना, कंक्लूजन। तो पहला पॉइंट ये बताता है कि ये जो लॉ है पहला, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए। तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड पाथ, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ के लिए ही एप्लीकेबल होगा, क्लोज्ड पाथ, ठीक है। दूसरी बात ये बताता है कि अकॉर्डिंग टू केवीएल the algebraic sum of voltage at any closed path is always be equal to 0, ये बताता है, ठीक है। तीसरा ये क्या बताता है आपके पास कि दिस लॉ ये जो आपके पास आया हुआ है इसको आप लिखना चाहोगे, जैसे कि आपके पास क्या आया हुआ है, इधर देखिए आप लोग, आपके पास एक यहाँ पे आया हुआ है क्या,
ध्यान से देखो, ये V1 V3 V5 V2 ये इसको आप लिखना चाहते हो, लेट्स इसको आप लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख लो ये। चलो क्या लिखना चाह रहे हैं हम लोग, इस वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होता है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के फॉर्म में। तो ये V1 हम क्या जानते हैं, वी नो दैट V इज इक्वल टू dW/dQ होता है ना। तो अब क्या है, किसी क्लोज्ड पाथ में कोई सीरीज सर्किट है तो भैया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम होगा t टाइम पे, है ना। लेकिन सबका अपना अलग अलग वर्क डन होगा, मतलब आपके पास वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे डिपेंड करता है। एक यूनिट चार्ज को, चार्ज तो सेम है मान के चलो, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए अपने को जितना एनर्जी की नीड होती है वही उसका वोल्टेज है। तो यदि सबका वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट है तो एनर्जी लेवल भी डिफरेंट डिफरेंट होगा उसी एक यूनिट चार्ज को लेके जाने के लिए। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा V1 को मैं क्या लिखूंगा, dW1/dQ लिखूंगा। चार्ज तो मेरा उतना ही है, उतना को ही लेके जाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, इसमें W1 एनर्जी की नीड हुआ, ठीक। तो इसलिए dW1/dQ मैंने लिखा। W1 को W को ही W1 W2 W3 लिखूंगा मैं, चार्ज को Q1 Q2 Q3 नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा सीरीज सर्किट है, उतने ही चार्ज को मैं सीरीज सर्किट में फ्लो, मतलब सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, चार्ज सेम होता है, तो इसलिए ये Q1 Q2 Q3 नहीं होगा, है ना। हाँ, उतने ही चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है सबका, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल है सबका, तो इसलिए मैं W1 W2 W3 लिख रहा हूं। ओके, तो dW1/dQ हो गया। वैसे मैं V3 को क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे dW3/dQ लिख सकता हूं, प्लस V5 को मैं क्या लिख सकता हूं, dW5/dQ ये लिख सकता हूं, इज इक्वल टू dW2/dQ ये लिख सकता हूं, प्लस यहां पे आपका हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा dW4/dQ ये मैंने लिख दिया, प्लस dW6/dQ। ओके, सो कॉमन क्या आ गया दोनों तरफ से, d/dQ दोनों तरफ से कट गया, तो मुझे क्या मिलेगा, W1 W2 W5 इज इक्वल टू W2 W4 W6। इसका मतलब मेरा KVL लॉ क्या को बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, है ना। तो इट एक्सप्रेसेस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, KVL लॉ एक्सप्रेस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही पे लिख लो। सो हेंस KVL लॉ एक्सप्रेस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का वेस्टेज नहीं होता कहने का मतलब, है ना। ये क्या को एक्सप्रेस करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्रेस करता है। क्लियर हो गया सभी को। सो KVL लॉ एक्सप्रेसेस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ, अगला पॉइंट इसमें भी लिखिए, थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद इसमें आपका फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो कि जो KVL लॉ होता है, फोर्थ पॉइंट फटाफट लिखो बेटा। KVL लॉ जो होता है वो टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये भी टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, तो लिख लो, इट इज आल्सो डज नॉट डिपेंड द टाइप ऑफ एलिमेंट। तो KVL लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ डज नॉट डिपेंड्स है ना। क्या लिखूंगा मैं, KVL लॉ डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एलिमेंट, ये टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता। क्या लिखा मैं, KVL लॉ डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एलिमेंट, ये टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट, मीन्स एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट, means applicable for all type of element, means applicable for all type of elements। क्लियर, ये हो गया। ओके, अब यहां पे फिर से पूरा डिटेल में लिखने की नीड नहीं है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका है KCL में, तो वहां पे मुझे फिर से लीनियर
नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, ये सब लिखने की नीड नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहां पे इसलिए मैं एक बार लिख दिया एक लाइन में, मतलब आपका खत्म हो जाना चाहिए। चीजें मैं एक बार अभी भी समझा चुका हूं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूंगा तो केवीएल जो होता है ओनली एप्लीकेबल फॉर या ओनली को हटा देता हूं मैं, केवीएल एप्लीकेबल फॉर लम्प्ड एलिमेंट, है ना। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? लम्प्ड एलिमेंट, नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए नहीं होता, नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। लम्प्ड एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक, ये भी आपको सब चीज क्लियर समझ में आ गया। तो आपको ना इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एकदम कैरी करना है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बार बार पढ़ना है केसीएल केवीएल के बारे में, और यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। जब केसीएल केवीएल के बारे में बातें करते हो तो ये सारा पॉइंट्स आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी छोटे मोटे आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। आ रहा है बात समझ में? जैसे कि मैं पूछूं कि यहाँ पे चलो केवीएल लगाओ करके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं आपका ले लेता हूँ, जो भी इस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं आपको पूछूं यहाँ पे, है ना, इस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको दे दूं, इस तरीके से एक क्वेश्चन दे दूं आपको, इस तरीके से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूं, ठीक, जिसमें आपको निकालना है। सपोज ये तुम्हारे पास एक बैटरी है, एक सर्किट है, ठीक। इस सर्किट में सबसे पहले तुमको क्या क्या निकालना है, देखो यहाँ पे एक सोर्स मैंने लगा दिया, ठीक। यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने एक सोर्स लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। चलो अब समझ में आएगा धीरे धीरे सब चीज, ठीक है। ये इस तरीके का डिपेंडेंट सोर्स मैंने लगा दिया, ओके। और यहाँ पे मैंने ना एक रेजिस्टेंस शो कर लिया, ये यहाँ भी मैंने ना एक रेजिस्टेंस शो कर लिया, ये, ओके। सो दिस इज प्लस माइनस, जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका 4i लिख देता हूँ। अभी क्या हुआ, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक। ये आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपके पास 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 वोल्ट का बैटरी है ये, दिस इज योर 20 वोल्ट बैटरी। मैं बोल देता हूँ कि लेट अस, इसमें फ्लो होने वाला करंट आई है, फ्लो होने वाला करंट आई है। आपको इसमें क्या क्या को बताना है, आपको इसमें ना ये बताना है कि आई का वैल्यू क्या होगा, ऐसा करके, या फिर आपको बता देना है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप डिपेंडेंट मत समझ जाना इसको, है ना। दिस इज योर प्लस माइनस, आपको यहाँ पे वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। लेट अस, मैं बोल देता हूँ कि यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ये वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, इसमें केवीएल लगाओगे आप। जब केवीएल लगाओगे तो क्या होगा, देखिए यहां पे हम ऐसे करके केवीएल लगाएंगे, ठीक है, केवीएल लगाएंगे इस तरीके से, और इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, तो ये मैंने आई बोल दिया। अब मैं केवीएल लगाऊंगा तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, और मैंने बोला कि मैंने इसका पहला साइन को यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, तो फर्स्ट साइन को मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस का ये 20 हो गया, यहां का वोल्टेज। अब यहां का वोल्टेज को लिखूंगा तो इस वोल्टेज को मैं कैसे, देखो अब इसमें एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करंट मान लो ऐसा जा रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर हम लोग ऐसे आ गए तो यहाँ पे प्लस माइनस, ऐसा। तो मैं जब करंट एंटर करेगा किसी भी पैसिव एलिमेंट में, तो अकॉर्डिंग टू करंट एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल, मैं एंट्री को, करंट के एंट्री को प्लस से डिनोट करूंगा, और जहां से करंट लीव करेगा उसको माइनस से डिनोट करूंगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग ही मैं प्लस माइनस मेंशन करूंगा रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर में। तो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, दैट्स वाई मैं उसमें एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल अप्लाई करता हूं। जो भी मैं साइन लूंगा, जहां पे करंट एंटर करेगा वहीं पे प्लस लूंगा, इसको ध्यान देना आप सभी लोग, ओके। तो यहां पे मैंने प्लस लिया क्योंकि इसमें करंट एंटर कर रहा है, यहां पे मैंने प्लस क्योंकि ये करंट एंटर कर रहा है। मान लो भी को प्लस माइनस मेंशन कर दे तो ठीक है, नहीं करता तो मैं यहां प्लस और यहां माइनस लेता, ठीक। तो अभी चीजों को समझिए।
तो जस्ट मैंने क्या लिया कि माइनस का 20, फर्स्ट साइन इसका क्या लिया माइनस का 20 है ना, और ये मैंने प्लस साइन, तो यहां पे देखो इसका पहला साइन क्या है प्लस, प्लस लिया अब 2, तो 2 क्या वोल्टेज है, नहीं, वोल्टेज कब बने गए, जब मैं रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरा ड्रॉप बन गया, ये मेरा ड्रॉप बन गया। अभी ये 20 वोल्टेज है, अब 2i भी वोल्टेज है, तो वोल्टेज को ही जोड़ूंगा ना, ऐसा थोड़ी होता है कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस को जोड़ूंगा, कैसे जोड़ सकता हूं भाई, ऐसे कैसे ऐड कर सकता हूं, नहीं। तो यहां का वोल्टेज प्लस यहां का ड्रॉप, ड्रॉप मतलब वोल्टेज, 2i को मैंने ऐड किया, अब यहां पे आ जाओ, ये डायरेक्ट क्या है तुम्हारा, ये तो वोल्टेज सोर्स है, ये डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स है, तो डायरेक्ट ये वोल्टेज सोर्स है, पहला साइन क्या है प्लस है, इफ ये डायरेक्ट मेरा वोल्टेज सोर्स है तो इसका वोल्टेज कितना है vi, 4i है, ये 4i, ये डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स है आपका, देखते रहिए आप। और यहां से मैंने आया तो मैं क्या कर दिया प्लस, ये प्लस साइन मैंने लिख दिया, और ये 8 मैंने लिख दिया, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है i, तो ये मैंने i लिख दिया। अब ये ड्रॉप इज इक्वल टू 0, तो ये मैंने क्या अप्लाई कर दिया, यहां पे KVL अप्लाई कर दिया, KVL। अब KVL अप्लाई कर दिया तो देखो यहां से ये मेरे पास क्या हो गया 20 हो गया, इज इक्वल टू 20 साइड आ गया, 4 2 6 और 8 कितना हो गया बेटा, है ना, 8 2 10 4 14 है ना, ये तो 14i हो गया मेरे पास, तो i इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 20/14 आ गया, 10/7। ओके, इतना एम्पियर करंट इस सर्किट में आपका फ्लो हो रहा है। अब मैं कहीं कभी वोल्टेज निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, तो देखो इसमें आपका करंट आ रहा है और मुझे प्लस में ही इंटर कर रहा है, तो ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल टू मैं पॉजिटिव ही लिखूंगा, तो ये मेरे पास भी जो होगा वो 8i के बराबर होगा, और 8 मुझे ये पता चल गया, और ये मेरे पास i का वैल्यू 20/14 है। ओके, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, ये 2 से कर दिया 7 टाइम, ये 2 से कर दिया 4 टाइम, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 आएगा, 80/7 वोल्ट मेरा आंसर आ गया। ठीक, आपको यहां का कितना सोर्स है ये बताना है, आपका ये सोर्स कितना वोल्टेज है ये बताना है, ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सोर्स कितना है आपको ये बताना है, तो आप ये भी बता सकते हो कि ये कितने वोल्टेज का यहाँ पे सोर्स लगा होगा, तो कितने वोल्टेज का सोर्स लगा है, एनीबॉडी, किसी को कोई आइडिया, आप बता सकते हो, हाँ आप सभी लोग इजी वे में बता सकते हो कि भैया इसमें सोर्स कितना है, तो सोर्स कितना है 4i है, ठीक, और i का वैल्यू कितना है, i का वैल्यू तुम्हारे पास है 20/14, ओके, तो 20/14, अब फिर से कटा दो इसको, 2 से कट गया 2 टाइम, ये 7 टाइम, तो ये 20 × 2 करोगे तो 40 बाई आपका 7 आ गया, इतना वोल्ट। देखो हर जगह का निकाल सकते हो, तो ये 40/7 वोल्ट का यहां पे एक सोर्स लगा हुआ है, यहां का भी बता सकते हो, सब चीज बता सकते हो आप, पावर बताना है तो यहां का पावर बता सकते हो, ये पावर डिलीवर कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है वो भी बता सकते हो। तो देखो करंट जो है प्लस में एंट्री कर रहा है, मतलब ये पावर को क्या कर रहा है बेटा, एब्जॉर्ब कर रहा है। कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो भाई वोल्टेज इंटू करंट, इसका वोल्टेज कितना है 4i है, और करंट कितना है i है, तो 4i का स्क्वायर हो गया, 4i का स्क्वायर हो गया। अब i के स्क्वायर रख दो यार, i पता है तुमको, पावर बता सकते हो कि कितने एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कितना डिलीवर कर रहा है, ऐसा पूछ देता क्वेश्चन में एग्जामिनर, तो ये माइनस आ जाता, तो ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये बस डिलीवर कर रहा है, तो जितना डिलीवर कर रहा है ये सारे चीजें मिलके उतना एब्जॉर्ब कर रहा है पावर का, आप हर चीज बता सकते हो, आ रहा बात समझ में, हर चीज बता सकते हो आप, तो एकदम आपको इसी तरीके से चीजों का एनालिसिस करना है, ठीक, इसी तरीके से आप एनालिसिस करना है। लेट अस कंसीडर कि यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता, यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता, यहां पे आप समझो, अपने दिमाग को खोलो थोड़ा, बत्ती जलाओ, अब यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता, क्या बोला सर मैं, अब यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता, देखो यहां पे 1 मिनट, अब क्या करते, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, ये हो गया, इसमें कुछ कुछ चीजों को हटाता हूं मैं, ठीक है, जैसे कि इसको हटा देते हैं, ये ठीक, यहां का अंदर का साइन को हटा देता हूं मैं, ये आ रहा है बात समझ में, ये साइन को हटा दिया मैं,
अब लेट्स कंसीडर यहां को ऐसे ना लिख के मैं क्या लिख देता, यहां पे देखो, अब मैं क्या लिख देता, ये 4 भी लिख देता ऐसा, ठीक, और यहां पे भी भी है देखो, और यहां को मैं ऐसा लिख देता नीचे की ओर, करंट सोर्स बना दिया। अब ये क्या हुआ, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो गया, और तुमको भी को निकालना है, चलो भी को निकालना है, भी को निकालना है, ओके, भी को निकालना, तो ये करंट सोर्स हो गया और भी को निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये करंट जितना आ रहा है यही आई जो है, पहला इक्वेशन क्या बनेगा देखो, ये करंट जो आ रहा है ना, ये भी तो करंट सोर्स है, तो ये जो करंट आ रहा है ना यही आपका 4V के बराबर है। एक रिलेशन ये बन गया, एक रिलेशन ये बन गया। देखो भाई, जितना इसमें करंट आई आ रहा है वही तो ये करंट सोर्स है, यही भी तो करंट सोर्स है ना, तो ये आई जो है सीरीज में तो सेम करंट होता है, तो आई जो है इस करंट के बराबर होगा, और यहां का करंट कितना 4V है, तो आई विल बी इक्वल टू 4V, करेक्ट। ये आई जो करंट है वो 4V के इक्वल है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब तुम केवीएल अप्लाई करोगे, देखो यहां पे अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल, क्या बोलोगे यहां पे, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल। अब केवीएल अप्लाई करोगे यहां पे तो क्या होगा, केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, चलो केवीएल अप्लाई करके देखते हैं। तो अप्लाइंग केवीएल, तो ये माइनस का 20 हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2i हो गया। ये क्या है अब बताओ, अब ये करंट सोर्स है, तो भैया ये करंट सोर्स है तो इसके क्रॉस एक वोल्टेज भी तो होगा, वोल्टेज भी तो होगा। लेट से यहां के वोल्टेज को मैं Vx कंसीडर कर लेता हूं, तो प्लस Vx, देख पाते हैं हम लोग यहां पे, सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं देखते हैं, प्लस Vx हो गया। अरे भाई यहां का वोल्टेज नहीं होगा क्या, ये करंट सोर्स है तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी तो होगा, तो प्लस Vx। और यहां से हम लोग यहां पे आ गए, तो यहां के वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस 8i, ये 8i हो गया, इज इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन यहां से बन गया, देखो अब एक रिलेशन यहां से बन गया, क्या रिलेशन बना, क्या रिलेशन बना यहां का, हाँ एक रिलेशन मेरे पास ये बन गया। तो ये 20, 8 और 2 10i, तो ये हो गया मेरे पास 20, और ये मेरे पास हो जाएगा 10i, प्लस ये मेरे पास हो जाएगा Vx। तो एक रिलेशन मेरा ये बन गया। सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं देखते रहिए आप, वही करंट सोर्स मैंने बना दिया उसी को तो सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, दिस इज द इंपॉर्टेंट, देखते रहिए आप, ओके। तो 20 इज इक्वल टू 10i प्लस Vx बन गया, Vx आपके पास अननोन आ गया, देखते रहिए, Vx अननोन आ गया, ठीक। तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन। अब मैं हटाना भी चाहता हूं तो Vx और V में हम लोग फंस जाएंगे और कुछ कर ही नहीं सकते। यहां के Vx को लिखना चाहूंगा तो यहां का मेरे पास Vx जो है वो किसके बराबर है, यदि ये वोल्टेज सोर्स रहता तो Vx 4V के बराबर हो जाता, बट वोल्टेज सोर्स नहीं है, इट्स करंट सोर्स, तो रेजिस्टेंस नहीं है, मैं कैसे लिखूं, फंस गए अपन। तो इस तरीके का जब ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, इसको वोल्टेज सोर्स ना दे के करंट सोर्स बोल दिया, तो फिर दिक्कत होगा फिर बनाना आपके लिए, अननोन बढ़ जाएंगे, है ना। और जब अब अननोन जो है जब ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, तो कैसे सॉल्व करोगे आप, V और Vx में बस रिलेशन आ जाएगा। फिर यहां भी आपने अननोन Vx डाल दिया, V और I को भी अननोन, तो 3 अननोन कैसे सॉल्व करोगे एक लूप में, नॉट पॉसिबल। तो यहां पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, यदि होगा तो आप लोग ट्राई करना, लेकिन यहां पे पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना, अननोन ज्यादा है। आ रहा है बात समझ में, तो सॉल्व करना यहां पे पॉसिबल नहीं है। अब ट्राई कर लो, कैसे करोगे, यहां पे रेजिस्टेंस सही नहीं तो Vx, और इसमें कैसे रिलेशन बनाओगे, I Vx में नहीं बना सकते ना। यहां पे आप बनाना चाहोगे तो करंट आपके पास क्या आ रहा है, I आ रहा है, I तो पता है 4V के बराबर है, तो V जो है यहां का जो वोल्टेज है, यहां का जो वोल्टेज है, एक रिलेशन मान लो यहां पे बनाना चाहोगे तो मान लो यहां का वोल्टेज तुम्हारे पास भी 4 है, V है वोल्टेज, और 8i आप लिखते हो, ठीक ऐसे करके, और I को आप क्या लिख देते हो, I को आप यहां पे लिख देते हो, I को 4V, तो ये 8 हो गया, और I को आप लिख देते हो 4V, ये तो देखो ये नॉट पॉसिबल ना, गलती फ्रेम हुआ है क्वेश्चन आपका, गलती फ्रेम हुआ है, तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है पॉसिबल नहीं है, चीजें आपको कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसा सर्किट नॉट पॉसिबल। तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स मैंने किया तो देखो फंस गए, डाउट आने लग गया, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, ओके। तो चलो ऐसे मैं बहुत से क्वेश्चन अभी लूंगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, जिसमें आप लोग को बहुत से कंफ्यूजन होता है, वो सब लूंगा मैं, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, चीजों को मैं बताना आपको स्टार्ट कर रहा हूं, तो बहुत से ऐसे चीजें लूंगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है ना, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम सुपर वे में, चीजों को देखेंगे मस्त तरीके से। तो इस लेक्चर में इतना ही करता हूं, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू।